नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे साधन के प्रतिफल, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और साधन के प्रतिफल के अंतर्गत इसके 3 पहलू करेंगे। साधन के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, साधन के समान प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और साधन के घटते प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि साधन के प्रतिफल से क्या अभिप्राय है। पिछले पार्ट में भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर से एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो साधन के प्रतिफल है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, वह अल्पकाल से संबंधित है। और अल्पकाल क्या है? अल्पकाल वह समय है जब उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास केवल एक साधन ही परिवर्तनशील होता है और बाकी साधन स्थिर होते हैं। अब यदि हमने उत्पादन में वृद्धि करनी है तो हमें परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। कहने का क्या अभिप्राय है कि जो परिवर्तनशील साधन है और जो स्थिर साधन है उनके अनुपात में परिवर्तन होगा। अर्थात स्थिर साधन तो स्थिर हैं, वो उतने के उतने रहेंगे, लेकिन परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन के अनुपात में परिवर्तन आता है। इसलिए हम इसको घटते बढ़ते अनुपात का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो हम साधन के प्रतिफल, रिटर्न्स टू अ फैक्टर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जब उत्पादक अन्य साधनों को स्थिर रखकर उत्पादन के केवल एक ही साधन में वृद्धि अथवा कमी के द्वारा उत्पादन में परिवर्तन करता है तो उत्पादन और उत्पादन के साधनों के इस संबंध को साधन के प्रतिफल कहते हैं। अब है साधन के प्रतिफल के विभिन्न पहलू, जो कि इस प्रकार हैं: साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन के समान प्रतिफल और साधन के घटते प्रतिफल। अच्छा, अब इनको समझने के लिए आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमने रेट को ध्यान में रखना है, जो उत्पादन की दर है उसको ध्यान में रखना है। तो काफ़ी आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि जब उत्पादन बढ़ती दर से बढ़े तो साधन के बढ़ते प्रतिफल, जब उत्पादन समान दर से बढ़े तो साधन के समान प्रतिफल, और जब उत्पादन घटती हुई दर से बढ़े तो साधन के घटते प्रतिफल। इजी टू अंडरस्टैंड। पर हाँ, साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि उत्पादन का केवल एक ही साधन परिवर्तनशील होगा, बाकी अन्य सभी साधन स्थिर होंगे। तो हम करते हैं साधन के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जब स्थिर साधन की निश्चित इकाई के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयों का प्रयोग करने पर उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो इसे साधन के बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है। ऐसी स्थिति में साधन का सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है। अब आपके सामने यहाँ पर साधन के बढ़ते प्रतिफल की एक तालिका दी गई है। यहाँ पर जो स्थिर साधन है भूमि लिया गया है। आप देख सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से स्थिर है, जबकि श्रम की इकाइयाँ परिवर्तनशील हैं, हम उन्हें अधिक मात्रा में प्रयोग में ला रहे हैं। कुल उत्पाद जब आप देखते हैं तो कुल उत्पाद आपका बढ़ रहा है। पहले 4, उसके बाद 10, फिर 18, फिर 28 और उसके बाद 40। अब तालिका को देखकर आसानी से समझ में आ जाता है कि जब परिवर्तनशील साधन जो कि श्रम है उसकी इकाइयों को बढ़ाया जाता है स्थिर साधन के साथ जो कि भूमि है, जो स्थिर है, तो कुल उत्पाद बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। जब श्रम की एक इकाई है तो कुल उत्पाद 4 है। जब श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को प्रयोग में लाया जाता है तो कुल उत्पाद में दोबारा 4 की वृद्धि नहीं होती, बल्कि
6 इकाइयों की वृद्धि होती है और यह 10 हो जाता है। इसी प्रकार जब श्रम की एक और अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है, अर्थात श्रम की 3 इकाइयां होने पर कुल उत्पाद 18 हो जाता है। अब पिछली इकाई की तुलना में कुल उत्पाद में इस बार 8 की वृद्धि हुई, तो जो कुल उत्पादन है वह बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। यह प्रक्रिया आगे भी आप देख सकते हैं। तो यह साधन के बढ़ते प्रतिफल है और यहाँ आप देख सकते हैं कि सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। अब साधन के बढ़ते प्रतिफल को आप चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है। चित्र ए से ज्ञात होता है तो कुल उत्पाद है वह बढ़ती हुई दर पर बढ़ रहा है, जबकि चित्र बी से ज्ञात होता है कि परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद बढ़ता जा रहा है। डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए साधन के बढ़ते प्रतिफल की जो तालिका हमने अभी पहले की, उसके आधार पर आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। और फिर बाद में आप इस डायग्राम को क्या, बाकी जितने भी डायग्राम हैं जो हम अभी करेंगे उनको भी आप बिना तालिका के ड्रॉ कर सकते हैं। साधन के बढ़ते प्रतिफल तो हो गया, लेकिन साधन के बढ़ते प्रतिफल हमें क्यों प्राप्त होते हैं? साधन के बढ़ते प्रतिफल के क्या कारण हैं? काउजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब हम इसे करते हैं। तो साधन के बढ़ते प्रतिफल के मुख्य कारण हैं, नंबर 1 है स्थिर साधन का पूर्ण प्रयोग। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन के स्थिर साधन जैसे मशीन आदि का अल्प प्रयोग होता है। तो जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, अर्थात परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद बढ़ने लगता है। साधन के बढ़ते प्रतिफल का दूसरा कारण है परिवर्तनशील साधन की कुशलता में वृद्धि। परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन संभव हो जाता है। इसके फलस्वरूप उस साधन की कुशलता में वृद्धि होती है, कुल उत्पाद बढ़ने लगता है, अर्थात परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद बढ़ता है। और साधन के बढ़ते प्रतिफल का तीसरा कारण है साधनों में उचित समन्वय। परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से स्थिर तथा परिवर्तनशील साधन की समन्वयता में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। जो स्थिर साधन है और जो परिवर्तनशील साधन है उनमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है और उस कारण कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। अब इसके पश्चात हम करेंगे साधन के समान प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन समान दर से बढ़ता है, अर्थात सीमांत उत्पादन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तो उसे साधन के समान प्रतिफल कहा जाता है। अब आपके सामने साधन के समान प्रतिफल की तालिका भी दी गई है और तालिका में स्पष्ट होता है कि जब श्रम की इकाइयों में वृद्धि की जाती है, भूमि की जो इकाइयां हैं वो स्थिर हैं, तो कुल उत्पाद जो है आपका लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो बढ़ने की दर है वो समान है। पहले कुल उत्पाद 5 है, जब श्रम की 2 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पाद 10 हो जाता है। तो कितने की वृद्धि हुई? 5 की। सीमांत उत्पाद कितना हुआ? 5। तो यही स्थिति आगे को भी है। आप देख सकते हैं कि कुल उत्पाद समान दर से बढ़ रहा है, सीमांत उत्पाद आपका स्थिर रहता है जो कि 5 है। तो यही साधन के समान प्रतिफल है और यहाँ पर आपके सामने चित्र भी अब दिया गया है साधन के समान प्रतिफल का। चित्र ए में ऊपर उठती हुई जो टीपी वक्र है
उससे ज्ञात होता है कि कुल उत्पाद समान दर से बढ़ रहा है, जबकि चित्र बी में एमपी वक्र सीमांत उत्पाद वक्र से ज्ञात होता है कि परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद स्थिर है। अब हम करेंगे साधन के समान प्रतिफल के कारण। किन कारणों से साधन के समान प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं? कॉजेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो जो पहला कारण है वो है स्थिर साधन का अनुकूलतम प्रयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। अब जैसे मान लीजिए आपके पास भूमि है, वो एक स्थिर साधन है। जब तक आपके पास श्रम नहीं है, वो भूमि पड़ी हुई है, उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। जब आप हल्का सा श्रम का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग होना शुरू हो जाता है, स्थिर साधन का भूमि का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, लेकिन कम प्रयोग। जैसे जैसे आप श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं, भूमि का प्रयोग भी बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति आती है जब आप भूमि का अनुकूलतम प्रयोग करते हैं। ऐसी अवस्था में परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद अधिकतम हो जाता है और यह फिर स्थिर रहता है। तो स्थिर साधन का अनुकूलतम प्रयोग को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयों का प्रयोग करने से उत्पादन में वृद्धि होती है, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब स्थिर साधन का अनुकूलतम प्रयोग होने लगता है। इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद अधिकतम होता है तथा स्थिर रहता है। साधन के समान प्रतिफल का दूसरा कारण है आदर्श साधन अनुपात। जब स्थिर तथा परिवर्तनशील साधन का आदर्श अनुपात में प्रयोग किया जाता है तो समान प्रतिफल की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में साधन का सीमांत उत्पाद अधिकतम स्तर पर स्थिर हो जाता है। और इसका तीसरा कारण है परिवर्तनशील साधन का कुशलतम प्रयोग। जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की बढ़ती हुई इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें सबसे अधिक उपयुक्त श्रम विभाजन संभव होता है, अर्थात परिवर्तनशील साधन का कुशलतम प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद अधिकतम मात्रा पर स्थिर हो जाता है, अर्थात कुल उत्पादन समान दर से बढ़ता है। अब हम करेंगे साधन के घटते प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब साधन के घटते प्रतिफल का अभिप्राय क्या हुआ कि जब उत्पादन घटती हुई दर से बढ़े तो वह साधन के घटते प्रतिफल कहलाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है, अर्थात सीमांत उत्पादन घटता है, तो इसे साधन के घटते प्रतिफल कहा जाता है। अब तालिका से स्पष्ट है कि जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पाद बढ़ रहा है, लेकिन जो दर है कुल उत्पाद के बढ़ने की वह कम होती जाती है, अर्थात जो सीमांत उत्पादन है वह घटता जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सीमांत उत्पाद आपका शून्य होकर ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन कुल उत्पाद आपका धनात्मक ही रहता है। और यहाँ पर साधन के घटते प्रतिफल के चित्र भी दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट है चित्र ए से कि कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ रहा है तथा बिंदु P के बाद यह गिरना आरंभ हो जाता है, लेकिन रहता धनात्मक ही है। चित्र बी में नीचे की ओर गिरता हुआ सीमांत उत्पादन वक्र हमें बताता है कि परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद घटता जा रहा है तथा शून्य होने के पश्चात यह ऋणात्मक हो जाता है। अब है साधन के घटते प्रतिफल के लागू होने के कारण कि क्या कारण है हमें साधन के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। कॉजेज ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ
फैक्टर। पहला कारण है उत्पादन का कोई न कोई स्थिर साधन। साधन के घटते प्रतिफल लागू होने का मुख्य कारण यह है कि उत्पादन का कोई न कोई साधन स्थिर होता है और जब इसे परिवर्तनशील साधन के साथ प्रयोग में लाया जाता है तो परिवर्तनशील साधनों की तुलना में इसका अनुपात कम हो जाता है। इसलिए जब परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई को स्थिर साधन की अपेक्षाकृत कम इकाइयों के साथ उत्पादन करना पड़ता है तो कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है, अर्थात परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन कम होने लगता है। दूसरा कारण है अपूर्ण साधन स्थानापन्नता। एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का पूरी तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए जब स्थिर साधन का इष्टतम प्रयोग होने लगता है तो उसके स्थान पर किसी दूसरे साधन का स्थानापन्न नहीं किया जा सकता। इसके फलस्वरूप परिवर्तनशील साधनों तथा स्थिर साधनों का अनुपात उचित नहीं हो पाता तथा परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद कम होने लगता है। और तीसरा कारण है साधन की कम समन्वयता। स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन के निरंतर बढ़ते हुए प्रयोग के कारण उनमें आदर्श साधन अनुपात नहीं रह पाता। इसके फलस्वरूप परिवर्तनशील साधन तथा स्थिर साधनों का उपयुक्त समन्वय नहीं रह पाता तथा परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद कम होने लगता है। वह शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। अब कृषि में ही देख लीजिए, मान लो आपके पास एक खेत है, उसमें 5 व्यक्तियों के काम करने की आवश्यकता है, तो खेत आपके पास स्थिर साधन हो गया और जो 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं वो परिवर्तनशील साधन हो गए। तो मान लीजिए आप इसमें और परिवर्तनशील साधन ले आते हैं और श्रम का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन आपका कम होना शुरू हो जाएगा और सीमांत उत्पाद क्या हो जाएगा, वो घटना प्रारंभ कर देगा और ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, क्योंकि जो आदर्श अनुपात था एक खेत एक भूमि का टुकड़ा और 5 श्रम, उस अनुपात को तोड़ दिया गया है, अर्थात उनमें अब समन्वय की कमी आ गई है। तो ये था साधन के घटते प्रतिफल के कारण। घटते प्रतिफल का नियम कृषि में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जल्दी से लागू होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपके सामने यहाँ पे एक वर्कशीट दी गई है, आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है और यदि आपको कहीं कोई समस्या है अंडरस्टैंड करने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक बाय।